नमस्कार, गुड इवनिंग, आबाद, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। चौथी दुनिया के उपक्रम लाउड इंडिया टीवी के इस प्रोग्राम लाउड पॉलिटिक्स में मैं निशांत वर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, आज का होस्ट और आपका दोस्त स्वागत करता हूं। भारत सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश। हजारों सालों से धन्यवाद। इस जमीन पर हमने देखा कि किस तरीके से इस देश ने प्रगति का मार्ग पकड़ा, चाहे वो खेती हो, साइंस हो, कुछ भी। 1947 की आजादी के बाद इस देश ने अपनी प्रगति का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। लेकिन हमने देखा कि साल बर साल जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था, देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, देश में पड़ोसियों के साथ सहकार, रिलेशनशिप, क्या हालत हुई है इनकी। और आज की तारीख में जिस काल में हम खड़े हैं बैठे, उसमें क्या परिस्थिति हो रही है। इसमें मुद्दा ये है कि किस आधार पे हम लोगों को चुन के भेजते हैं जो सरकार चलाते हैं, और अंततः वो हमारा भला बुरा, देश का भला बुरा डिसाइड करते हैं और आखिरी फैसला वो लेते हैं। याद रहे कि देश में दो बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं। इस समय शासन में है भारतीय जनता पार्टी, और जिस पार्टी को श्रेय दिया जाता है कि जिसने हमें इस देश में आजादी दिलवाई, उसके बाद देश को सींचा, पाला पोसा बड़ा किया, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये दो बड़ी जो नेशनल पार्टियां हैं, इन्हीं के बीच में हम देखते आए हैं कि किस तरीके से भारत की राजनीति चली और भारत का उत्थान या पतन, आप जिस किसी तरफ भी इसको ले जाने की बात करें, इन दोनों के हाथों में आप लोगों ने हमेशा सौंपा। आज इस खास कार्यक्रम लाउड पॉलिटिक्स में हम चर्चा करेंगे किस तरीके से देश के हालात जो हैं और उसमें कांग्रेस का भाग, योगदान और आगे का जो उनका कार्य करने का सिलसिला है, किस तरीके से इस देश के हालात को कांग्रेस देखती है। ये जरूरी है जानना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो रोज आप लोग सुनते रहते हैं अलग अलग चैनल्स पे। आज इस खास प्रोग्राम में मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को आमंत्रित किया है। मिलवाना चाहूंगा मैं आपसे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, सब जानते हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और प्रियंका गांधी जी के खास सलाहकार हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है प्रोग्राम में लाउड इंडिया टीवी के लाउड पॉलिटिक्स, देश की हालत और कांग्रेस में। प्रमोद जी, मैं धन्यवाद निशांत आज जी, एक छोटी धन्यवाद सी बात, धन्यवाद। आप आए, हम सबको बहुत हर्ष और उल्लास की बात है। प्रमोद जी, आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद कि आप प्रियंका गांधी जी के अब मुख्य सलाहकार हैं, प्रमुख सलाहकार हैं। आप कांग्रेस के जाने माने कद्दावर नेता हैं और आध्यात्मिक गुरु हैं। इतनी सारी आपकी जो सफलताएं हैं जिंदगी में, लोगों को समझाने की, लोगों को समझने की, इसके लिए मैं पर्सनली भी आपको धन्यवाद करता हूं। सैकड़ों डिबेट में हम लोग टेलीविजन पे साथ में बैठे हैं और मैंने हमेशा आपकी बातों की इज्जत की है। आज मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। पहला सवाल तो मैं आपसे प्रमोद जी ये करना चाहता हूं कि पूरा देश और दुनिया जानती है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है जिसकी बदौलत ये देश 1947 में आजाद हुआ, बाकी आम जनता के साथ मिला के। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के आज तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक नीति रही है, वो है देश को सींचना, उसको बढ़ाना, उसको एक विश्व गुरु बनाने की राह पे ले जाना। क्या आज आप देश को ये बता सकते हैं कि वो महात्मा गांधी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू के देखे हुए सपनों का आज मोटे तौर पे क्या आंकलन। देखिए निशांत जी, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका कि आपने मेरा स्वागत किया। दूसरी बात, आपने कहा कि मैं एक आध्यात्मिक धर्म गुरु भी हूँ। पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में एडवाइजरी काउंसिल में मुझे शामिल किया गया है प्रियंका जी की। मैं उसके लिए भी आपने मुझे बधाई दी, मैं उसका भी आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तीसरा जो आपका ये सवाल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है कि ये जो देश है, ये अनेकता में एकता वाला देश है। यानी हमारी जो भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, तो अगर उनको मद्देनजर रखते हुए बात की जाए,
तो जो देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद जितना भी कुछ इतिहास के माध्यम से हमने पढ़ा है, समझा है और सीखा है, अगर हम उसको ध्यान में रखते हुए बात करें तो हमें आज ये कहते हुए कोई फक्र नहीं हो रहा है, शर्म महसूस होती है। तमाम बुनियादी सिद्धांतों से अलग हट के राजनीति आ गई है। देश आजाद कराने वालों ने क्या क्या सपने, कैसे कैसे ख्वाब देखे होंगे और उन्होंने एक तस्वीर बनाई होगी कि भारत जब आजाद होगा तो उसका स्वरूप ये होगा। उसका स्वरूप विकृत हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, एक ऐसा दौर है जो बहुत मुश्किल दौर है। डेमोक्रेसी के नाम पर सिर्फ शब्द है, एक लोकतंत्र दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा, इसको आप कहते हैं जनतंत्र, कि जनता का तंत्र। जनता का तंत्र सिर्फ वोट देने के लिए है, बाकी आवाज उठाने की इजाजत नहीं है। तीसरी बात, हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सरकारों का जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। चौथी बात, जो न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और स्वतंत्र पत्रकारिता, यानी कि 4 स्तंभ है लोकतंत्र। विधायिका और कार्यपालिका तो एक सी हो गई, अब बचती हैं न्यायपालिका और मीडिया। मुझे लगता है कि वहां भी उनकी भी बुनियाद हिल रही है। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी देश के लिए ठीक संकेत नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। सवाल किसी एक पार्टी का, सवाल किसी एक दल का नहीं है, सवाल किसी एक राज्य का नहीं है, सवाल इस पूरे इतने बड़े देश के इस सिस्टम का है। तो मुझे लगता है कि सब जगह गिरावट आ रही है और गिरावट इतनी आ गई है कि इस दौर से अब इस देश को आगे निकालना बड़ा मुश्किल काम है। आचार्य जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। आपने जिस तरीके का चित्रण किया वो एकदम फिट बैठता है, अंग्रेजी का शब्द फिट बैठता है कि आज के ये हालात जो हो रखे हैं, जिसमें विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, आपने सबका, और यहां तक कि मीडिया की आपने बात करी। मोटा सवाल अब आता है, ये तो चित्रण बिल्कुल सही सर आपने किया। मोटा सवाल ये आता है कि कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने इस देश को आजादी दिलाई, जिसने इस देश को सींचा, बड़ा किया, छोटे छोटे काम धंधे से लेके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा करके इस देश को आत्मनिर्भर सही मायने में बनाने की जो पहल करी, कोशिश करी, वो राजनीतिक तौर पे क्या इस चित्रण को लेकर के आज हार मान के बैठी है? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हार मान के नहीं बैठती है, लेकिन होता क्या है कि एक ट्रैक होता है। किसी भी पार्टी के कुछ बुनियादी सिद्धांत होते हैं। कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका इस देश की आजादी की लड़ाई में रही है। तो कांग्रेस ने तो इमेजिन भी नहीं किया होगा कि कांग्रेस से यह सवाल किया जाएगा कभी कि क्या तुम देशभक्त हो, या कांग्रेस से यह सवाल किया जाएगा कि क्या तुम देश के साथ खड़े हो, या सर्टिफिकेट दो देशभक्ति का। कांग्रेस ने यह तसव्वुर भी नहीं किया। लेकिन जब सामने से इस तरह के सवाल आने शुरू हुए तब कांग्रेस को एक आश्चर्य तो हुआ, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस अब उस तरह प्रिपेयर हो रही है। और कांग्रेस पार्टी को साथ लेके चलने वाली पार्टी थी, आज भी है। कांग्रेस के सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। कांग्रेस गांधी के सिद्धांत पे चलना चाहती है, कांग्रेस पंडित नेहरू के सिद्धांत पे चलना चाहती है। कांग्रेस का जो विदेशी नीतियां हैं, कांग्रेस अपने तमाम पड़ोसियों से अच्छे संबंध चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि जब पड़ोसी से संबंध ठीक नहीं होंगे तो हम सुख चैन से नहीं सो सकते हैं। जिसका ये जो वर्तमान परिदृश्य है, इसमें कांग्रेस पार्टी को, जो कांग्रेस का इतिहास था, जो कांग्रेस ने काम किए, अब मैं कभी कभी सोचता हूं निशान जी अकेले में कि जब देश आजाद हुआ तब ट्रेन नहीं थी, पटरियां छोटी छोटी थी, सड़कें नहीं थी, पुल नहीं थे, डैम नहीं थे, पावर हाउस नहीं थे, 10% गांव में भी बिजली नहीं थी।
हवाई जहाज नहीं थे, हवाई अड्डे नहीं थे, आईआईटी नहीं था, आईआईएम नहीं था, एम्स नहीं था। ये जितना भी कुछ आप देख रहे हैं, ये सब कांग्रेस के 60 साल की देन है। ये तमाम पीएसयू जो खड़े किए गए, पीएचईएल बना, बीईएल बना, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ये जितना भी बड़ा ये सब कुछ जो देख रहे हैं, ये बड़े बड़े रेलवे स्टेशन, ये बड़े बड़ी मेट्रो, ये बड़े बड़े हवाई अड्डे, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। ये भाखड़ा नागल डैम, ये उड़ीसा का डैम, ये सब कांग्रेस की देन है, कांग्रेस। लेकिन मैं बस लेकिन जो हालात पैदा हुए इस देश के अंदर 2012 के बाद एक अजीब राजनीति पैदा हुई कि सामने वाले पॉलिटिकल पार्टी और दल को बदनाम कैसे किया जाए ताकि उसको बर्बाद किया जाए। हम कितने अच्छे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, दूसरों को झूठ सच बोल के फेक न्यूज फैला के बदनाम किया जाए। उसमें वो ताकतें कामयाब हुई और उसका परिणाम ये हुआ कि देश आज सच को झूठ समझने लगा और झूठ को सच समझने लगा। आचार्य जी बिल्कुल सही आपने कहा और आपकी बात में से एक सवाल निकल के आता है जो मैं आज आपसे पूछने की जरूरत करता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस पार्टी की देन है जो शासन में रहते हुए इतने साल में पीएसयू से लेकर के हरित क्रांति से लेके कंप्यूटर क्रांति से लेके जाने क्या क्या रेलवे से लेके एयर इंडिया से लेके हर चीज कांग्रेस पार्टी की देन है सरकार में रहते हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अर्थात भारत सरकार जब कांग्रेस चलाती थी तो इस देश को उन्होंने बनाया, सींचा, आत्मनिर्भर की तरफ ले गए। आपने ये भी कहा कि एक अजीब सी राजनीति शुरू हुई जिसके बदौलत ये निकल करके आया कि बदनाम करो वाली बात। मैं 2012 से तो नहीं कहूंगा, मैं शायद अपने आकलन से कहूंगा कि ये 1980 के दशक से जब जनसंघ से टूट के भारतीय जनता पार्टी बनी तब से उन्होंने ये खेल खेलना शुरू किया कि या तो धार्मिक रीत को पकड़ के या अथवा दूसरी बातों को लेकर के किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी या दूसरी अपनी पार्टियों को वो किस तरीके से, जिन्हें हम सेक्युलर पार्टी भी कहते हैं, उनको बदनाम करे ताकि उनका फायदा खुद का हो। बड़ा सवाल ये है कि इतना सब, एक पिता, अगर मैं उदाहरण के तौर पे उसको पिता तुल्य से जोड़ के देखूं कि एक पिता या माता जब अपने बच्चों को इतने प्यार से बड़ा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, रहने लायक बनाया, तो ऐसा क्या हुआ कि वो सारे के सारे बच्चे ना सही लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग उसमें से कट के उसके पास चला गया जो झूठे वादे सिखाता था, चाहे वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, चाहे स्वर्गीय मोरारजी देसाई हो, या आजकल की तारीख में अडवाणी जो अभी भी हैं और नरेंद्र मोदी। ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को ऐसी, माफ कीजिएगा लेकिन चपत पड़ गई राजनीतिक तौर पर? देखिए, इस देश की दो विचारधाराएं थी। एक विचारधारा थी महात्मा गांधी की विचारधारा, दूसरी विचारधारा पैदा हुई आरएसएस की विचारधारा, संघ की विचारधारा। इस गांधी की विचारधारा को लेकर के कांग्रेस आगे चली और देश में समरसता, सामाजिक सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द करके संविधान के तहत हम लोग सब आगे बढ़े। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार बनी, अडवाणी जी के रहते हुए भी। धर्म की राजनीति शुरू तो हुई वहां, लेकिन धर्म का विकृत स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं, धर्म की राजनीति वाकई शुरू हो चुकी थी उस समय, लेकिन धर्म की राजनीति का जो विकृत बिगड़ा हुआ स्वरूप है वो सामने नहीं आया था। राष्ट्र पहले भी था, राष्ट्रभक्त थे। देश की आजादी में कितने लोगों ने शहादत दी आप बताइए? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, मौलाना आजाद, गांधी के नेतृत्व में सब चले। बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, कितने लोगों के नाम लेंगे। तो क्या उन्होंने कभी ये सोचा होगा, उन्होंने ख्वाब देखा होगा, उन्होंने तसव्वुर किया होगा, उन्होंने इमेजिन किया होगा कि जिस देश के लिए हम अपनी जान भरी जवानी में कुर्बान कर रहे हैं, ये देश जातियों के नाम पे विभाजित हो जाएगा, ये देश धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे खंड खंड हो जाएगा। यहाँ झगड़े होंगे इस बात पे हैं कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं हो, तुम भारतीय हो या नहीं हो। थोड़ी देर को आप मुझे बताइएगा, झूठ इस हद तक बोला जाए कि उस पे हम थोड़ा सा उसकी समीक्षा करने के लायक बचे तब तो ठीक है, लेकिन झूठ इस हद तक बोल दिया जाए कि आदमी सोचे कभी इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता कोई, तो सच ही होगा। अब कोई आदमी अगर ये कि निशांत
वर्मा का जन्म पेशावर में हुआ है, निशांत वर्मा का नाम नजीमुल हसन है, और इसको फैला दिया जाए तो कितने लोग होंगे जो ये मान जाएंगे हाँ हो सकता है भी निशांत जी पाकिस्तानी हो। कुछ लोग होंगे जो ये कहेंगे कि नहीं, झूठ बोले, निशांत वर्मा तो हमारे सामने पैदा हुए। तो जो लोग जिनके सामने आप पैदा हुए होंगे, जिनके सामने आपकी परवरिश हुई होगी, वो तो इस पर अड़ जाएंगे कि नहीं ये खबर झूठी है। लेकिन जिन्होंने आपको सिर्फ टेलीविजन पे देखा होगा, जो आपके माता पिता से नहीं मिले होंगे, जिन्होंने आपका बचपन नहीं देखा होगा, जिन्होंने आपकी स्टूडेंट लाइफ नहीं देखी होगी, वो इस पे यकीन कर जाएंगे कि हाँ ये इस्लामाबाद में या पेशावर में इनका जन्म हुआ होगा, ये पाकिस्तानी है, इसलिए ये बीजेपी का विरोध करते हैं। तो ये तो देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से, जो टेलीविजन के माध्यम से दिन रात किया जा रहा है। अब मुझे आप ये बताइए, अगर कोई राह चलता आदमी बात कहे तो फिर संदेह किया जा सकता है। जब देश की सरकार के समर्थन से सरकार प्लान्ड वे में ये सिद्ध करना चाहती है कि जो हमसे रोजगार की बात करेगा, चाइना हमारे जवानों को उसने क्यों शहीद किया इसकी बात करेगा, पुलवामा में शहादत जो हुई वो आरडीएक्स कहां से आया इसका सवाल करेगा, जो हमसे ये सवाल करेगा कि साहब रोजगार क्यों नहीं देते, किसान बर्बाद क्यों हो रहा है, साहब ये इंडस्ट्री खत्म क्यों हो गई है, साहब ये आपसी सद्भाव क्यों खत्म हो रहा है, तो वो पाकिस्तानी सिद्ध हो जाएगा, वो आईएसआई का एजेंट सिद्ध हो जाएगा। तो मुझे आप बताओ, देश की जनता को इससे बड़ा धोखा कौन और क्या होगा? और जो सरकार दे रही है, तो जब सरकार कहती है तो उस पर लोग यकीन करते हैं। ये अलग बात है कि एक दिन सिर पीट रोएंगे, लेकिन वक्त बीत चुका हो। आचार्य जी, आपकी बात से मैं कतई डिस्कनेक्टेड नहीं हूं, मैं आपकी बात को वर्ड बाय वर्ड मानने को तैयार हूं, लेकिन अभी भी कुरे दूंगा। आपने ये नहीं बताया कांग्रेस कहां गलत हो गई इसमें। करेक्ट, कांग्रेस अपने पुराने सिद्धांतों पे चली और जमाना बदल गया, विपक्ष बदल गया, सामने वाले लोग बदल गए, उन्होंने नए नए दाव चले, जिसमें उनका सबसे बड़ा दाव था धर्म के नाम पे अधर्म करना, जिसमें उनका सबसे बड़ा दाव था राष्ट्रभक्ति के नाम पे राष्ट्रद्रोह का जहर फैलाना, जिसमें उनका सबसे बड़ा दाव था कि सामने वालों को बदनाम करना, झूठी खबर, फेक न्यूज, ये सब जो थे इसमें कांग्रेस पिछड़ गई। कांग्रेस पिछड़ गई और लोगों को उस इतिहास को पढ़े हुए, जाने हुए एक जनरेशन बीत गई। जो नए बच्चे पैदा हुए 20 साल, 15 साल, 25 साल के बीच में, तो उनको पता ही नहीं था इंदिरा गांधी की शहादत क्यों हुई। इंदिरा गांधी की शहादत इस देश को बचाने में हुई, राजीव गांधी के टुकड़े इस देश के लिए हुए, उन्हें पता ही नहीं था। बीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उनके कार के परखच्चे उड़ गए थे। इस देश की आजादी से लेके आज तक आतंकवादियों का सबसे बड़ा अगर कोई निशाना बना है तो कांग्रेसी नेताओं को बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी बड़ा नेता कोई कभी शहीद नहीं हुआ। आतंकवादियों ने क्यों कांग्रेसियों को निशाना बनाया? अगर कांग्रेस आतंकवादियों के साथ हो सकती थी तो आतंकवादी कांग्रेस को क्यों मारते, कांग्रेस के नेताओं को क्यों उड़ाते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इंदिरा गांधी सख्त फैसला ना लेती तो इस देश के टुकड़े हो गए होते, टुकड़े हो गए, पूरा खानदान मार दिया गया, वो चीफ मिनिस्टर थे आसाम में, टुकड़े हो गए इस देश के। तो देश की आजादी से बाद में, देश की आजादी के बाद देश को एक रखने के लिए जितनी बड़ी कुर्बानियां कांग्रेस के नेताओं की हुई, इतनी किसी और दल के नेता की नहीं हुई। मगर फिर भी कांग्रेस के ऊपर ये सवाल खड़ा कर दिया गया कि आप देशभक्त नहीं है। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा, बहुत बड़ा एक षड्यंत्र, एक साजिश, मैं तो कहूंगा बहुत बड़ा पाप किया गया है इस देश की जनता के साथ और कांग्रेस के साथ। आचार्य जी, आपकी बात को मैं जरा राजनीतिक टूल देकर के अगर आपसे ये कहूं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ एक ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया जिसकी बदौलत हम जो है आज की तारीख में देखते हैं कि जिन्हें इतिहास पता ही नहीं सही, वो शायद गलत इतिहास देख के, पढ़ के, सोशल मीडिया में अन्यथा वो गलत तरीके से कांग्रेस को परसीव करते हैं, देखते हैं। लेकिन क्या एक राजनीतिक दल ऐसी आड़ ले सकता है जैसा आप कह रहे हैं? निशान जी, एक दिन एक मेरे बहुत मित्र हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तो उनका फोन आया मुझे और कहा उन्होंने कि अरे आचार्य जी, आपको मैं एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ। मैंने कहा क्या? बोले पंडित मोतीलाल नेहरू मुसलमान थे।
तो मैंने कहा अच्छा, ये किसने बताया आपको? हम्म, तो बोले भाई हम तो आपसे पहले ही कहते थे कि नेहरू खानदान जो है वो हिंदू नहीं है, ये पंडित नहीं है। पंडित मोतीलाल नेहरू, अभी पूरा उनका उनका जो बैकग्राउंड है, उनका इतिहास जो है, उनके बाप का नाम बदरुद्दीन था। तो और ये देखिएगा, ये व्हाट्सएप में आपको भेज रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, आपकी बात, मैंने कहा स्वामी जी बिल्कुल ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये बात ठीक है कि ये भी हो सकता है, लेकिन एक सवाल है। सवाल ये है कि जब बदरुद्दीन के कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसने अपने बेटे का नाम मुहिद्दीन क्यों नहीं रखा, मोतीलाल नेहरू क्यों रखा? अगर वो मुसलमान होते तो मोतीलाल नाम क्यों रखते? कितनी कितनी वाहियात बातें, कैसी कैसी झूठ। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी राजा अपनी प्रजा के सामने खुद झूठ बोलता हो, उस देश का भविष्य अंधकार में हो जाता है। कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं, कांग्रेस पार्टी 1996 भी हारी थी, याद होगा आपको। बिल्कुल 75 में हारे थे, सॉरी 77 में हारे थे, 77 में हारे थे, फिर 80 में जीती थी। उसके बाद 1996 में हारे थे, उसके बाद 98 में हारे, कांग्रेस 99 में हारी, उसके बाद 2004 में फिर दोबारा से यूपीए की सरकार आई, 2009 में फिर आई, उसके बाद 2014 आई। कांग्रेस हारती रही, ये प्रश्न बड़ा नहीं है। प्रश्न ये बड़ा है कि हम जो बात कह रहे हैं, हमारी उन शब्दों की, उन वाक्यों की, बात की क्रेडिबिलिटी क्या है। आगे आने वाली जो नस्लें हैं, आपको याद होगा 20-25 साल पहले जब गांव में, शहर में कोई नेता आता था, उसको सुनने के लिए लोग 10-10-20 किलोमीटर से पहुंचते थे। क्यों? क्योंकि वो जो बोल रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी थी। आज चिल्ला चिल्ला के देश की सरकार को बताना पड़ता है। कितने मजेदार बात है, कोविड के टाइम पर भारत की सरकार ने फैसला लिया कि हम 20 लाख करोड़ का पैकेज देंगे। तो ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात थी देश की जनता के लिए, और एक बड़ी घोषणा थी। लेकिन निशांत जी, इस बात में सच्चाई है, इसको बताने के लिए देश की सरकार के सारे मिनिस्टर 5 दिन तक कसमें खाते रहे कि हम देंगे। जी, तो ये क्या, जी बिल्कुल, देश की क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये क्या हुआ कि हमारे पॉलिटिक्स क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है। ये सबसे बड़ा नुकसान देश का है, कांग्रेस का नुकसान नहीं है। कांग्रेस ठीक है, विपक्ष में है, चल रहा है, ठीक हो जाएगी, कोशिशें हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इसमें लगे हैं। अभी पीछे 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी, सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखी, 23 वरिष्ठ लोगों ने चिट्ठी लिखी कि कांग्रेस के अंदर ये सुधार होने चाहिए, और भी कोशिशें की जाएंगी। कांग्रेस ठीक हो जाएगी, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल अपने स्वार्थ में तो बना नहीं है, जनहित के लिए बना है। बिल्कुल स्वामी जी, आचार्य जी, मेरा एक सवाल इसमें से बन के निकल के आता है। मैं कोविड और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ करंट गवर्नमेंट पे जरूर आपको पास आऊंगा एक सवाल लेके। उससे पहले एक सवाल ये उठ करके आता है कि जिस तरीके से पहली बात तो एक जुमला उठा था कांग्रेस मुक्त भारत, वो एक बड़ी मजाकिया चीज हुई थी, जो कि हम सब जानते हैं कि कभी भी कोई राजनीतिक पार्टी मुक्त कोई देश नहीं होता है। लेकिन एक चीज जो नजर में आ रही है वो ये कि जितने भी राज्य हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंटर के, जहां पे कांग्रेस प्रिडोमिनेंटली बहुत डोमिनेट करती थी कई राज्यों में, आज दो चीजें देखने में आई है। एक, जहां पे कांग्रेस और बीजेपी की स्ट्रेट फाइट होती है, जैसे राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, कर्नाटका तो ना कह लें, लेकिन ऐसे कुछ राज्यों में जहां पे कांग्रेस और बीजेपी की स्ट्रेट फाइट होती है, वहां पे हम अभी भी देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को झकझोर रही है। कई बार जीतती है, कई बार हारती भी है, क्योंकि शायद वो अपने तरीकों को आज भी फॉलो करती है। लेकिन आप जरा रोशनी डालें कि कई राज्य बड़े छोटे ऐसे हैं जहां पे रीजनल पार्टीज आ गई हैं, और वो रीजनल पार्टीज बड़ा सुपर डुपर डोमिनेशन में, जैसे बंगाल में टीएमसी है, आसाम में है, इधर बिहार में देख लें, उड़ीसा में देख लें, दक्षिण भारत के 3 से 4 राज्यों में देख लें, उत्तर प्रदेश में देख लें। तो ये जो पॉलिटिकली डोमिनेट कर रही है रीजनल पार्टी, ये अपना स्टेक राज्य तक रखती है, नो डाउट अबाउट इट। केंद्र की राजनीति को क्या ये बिगाड़ रही है या बना रही? आपका नजरिया क्या कांग्रेस के हिसाब से? रीजनल पार्टीज के अपने छोटे छोटे मोटिव्स होते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं, छोटे छोटे स्वार्थ होते हैं। कोई छोटा राज्य, कोई बड़ा राज्य, लेकिन रीजनल पार्टी का जो
जो दृष्टिकोण है वो व्यापकता उसमें नहीं दिखाई देती है। जैसे अगर टीएमसी से बात करो तो उनका बंगाल तक सोच है, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश तक सोच है, ऐसे ही शरद पवार जी की पार्टी है, शिवसेना है, बीजेडी है, शिबू सोरेन की पार्टी है। तो ये रीजनल पार्टी जो है अपने राज्यों तक सीमित होती है, लेकिन ये बीजेपी को सूट करती है, क्योंकि जब देश का चुनाव होता है तो धीरे धीरे करके राज्य में जब कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रव्यापी पार्टी है, देश के अंदर दो ही नेशनल पार्टी हैं जो देश की सरकार बना सकती हैं, एक है कांग्रेस पार्टी, एक है भाजपा। भाजपा की सरकार चल रही है। जब भी देश के अंदर भाजपा का विरोधी वोट स्प्लिट होगा तो बट नेचुरल है कि बीजेपी थोड़े से वोट में ही सरकार बना देती है। वो 4 जगह निकल के 44 जगह विभाजित होते हैं। नरेंद्र मोदी जी को 31% वोट मिला, तो 69% तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट पड़ा, लेकिन 69% वोट कहीं टीएमसी को मिला, कहीं आरजेडी को मिला, कहीं बीजेडी को मिला, कहीं शिवसेना को मिला, कहीं बसपा को मिला, कहीं सपा को मिला, कहीं पीडीपी, कहीं किसी को, वो सब विभाजित हो गया। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि पहली बात तो ये है कि ये जो रीजनल पार्टी है ये बीजेपी को सूट करती है। जब रीजनल पार्टी से भाजपा का मुकाबला देश में होगा तो लोग भाजपा को ही चुनेंगे। इस देश के अंदर राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्र प्रेम की एक भावना है। इस देश के लोग देश के प्रति समर्पित हैं। वो अलग बात है कि उन्हें मालूम ही नहीं चले तो अलग विषय है कि उन्हें पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी और भाजपा के अंदर अगर देश के अंदर मुकाबला होता है, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो राज्यों की जो पार्टी है ये विधानसभा के चुनाव में सरकार बना लेती हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में अपने कैंडिडेट खड़ा कर देती हैं। तो जो नॉन भाजपाई वोट है उसमें स्प्लिट, जो राष्ट्र की तरफ जाते हैं कुछ कांग्रेस में पड़ता है, कुछ समाजवादी में पड़ता है, कुछ बसपा में पड़ता है, और ये वोट बट जाता है। और ये इतना बड़ा जाल है कि इतना बड़ा चक्रव्यूह है कि इन रीजनल पार्टीज को बीजेपी पीछे से शक्ति देती है। बीजेपी चाहती है कि राज्यों में रीजनल पार्टी मजबूत होती रहे ताकि देश की सत्ता पे उनका कब्जा बरकरार रहे। वो किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहते कांग्रेस मजबूत हो, क्योंकि उनको अगर कहीं भय है राष्ट्रीय स्तर पर तो सिर्फ कांग्रेस है। बिल्कुल आचार्य जी, मैं तवज्जो चाहूंगा। अब मैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बातें लेकर के आता हूं भारत सरकार की आज की, जो पिछले 5-6 सालों के अंदर खास करके है। उसमें सबसे पहली शुरुआत, और मैं 2-3 सवाल रखूंगा, इसलिए सबसे पहली शुरुआत का सवाल मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या कांग्रेस समझती है कि चीन जो है वो लद्दाख में हमारी जमीन पे है? देखिए, सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस समझती, सवाल है कि देश क्या समझता है। देश की मीडिया ने, भारत सरकार के मंत्रियों ने पहला स्टेटमेंट जो दिया वो ये दिया कि चीन की सेना ने घुसपैठ की। दूसरा स्टेटमेंट आया रक्षा मंत्री जी का, विदेश मंत्री का, गृह मंत्री का, सबके स्टेटमेंट एक दूसरे से भिन्न हैं, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो देश की जनता को भ्रमित किसने किया? ये तो देश की सरकार की जिम्मेदारी थी। अगर चीन हमारी सेना में, हमारे सीमा में घुसा तो स्पष्ट कहना चाहिए था घुसा, हम उसको वापस भेजेंगे। भारत सरकार के मंत्रियों ने जो कहा, उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने सीधा कह दिया हमारी सेना हमारी सीमाओं में घुसा नहीं है, तो जब घुसा नहीं है खदेड़ा क्यों जा रहा है? जब कोई आदमी कहीं घुसा नहीं है तो उसको बाहर कैसे किया जा रहा है? फिर झगड़ा क्या है? तो 20 जवानों की शहादत कहां हुई, क्यों हुई, इसका अगर कोई सवाल करता है तो तमाम इस देश के जो मीडिया के बड़े बड़े एंकर हैं, पहले तो वो कूदते हैं मैदान में। कहीं आपने देखा है कि पैनलिस्ट और टीवी के गेस्ट के साथ में इस तरह का व्यवहार होता? कहीं सुना है? किसी दुनिया के किसी देश के चैनल्स पे ये डिबेट देखी है ऐसी? क्या अगर तुमने कहा कि भाई चीन हमारी सीमा में कैसे, हमारी सीमाओं में कैसे घुसा, तो उस पर टेलीविजन एंकर को सरकार से पूछना चाहिए कि भाई आप इसका क्लैरिफाई करिए, देश की जनता जानना चाहती है। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, यहाँ उन्हें जलील किया जाता है जो सवाल करते हैं, यहाँ उनके ऊपर सवाल होता है, उनको चीन का एजेंट
क्या इस देश के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता पाकिस्तान का एजेंट है? क्या चीन का एजेंट है? और यदि पाकिस्तान का एजेंट होते हुए किसी पॉलिटिकल पार्टी में है तो देश की सरकार की जिम्मेदारी है उसे सलाखों के पीछे डाले। बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल कहते आचार्य जी, हैं आपकी बात से मैं कांग्रेस बिल्कुल सहमत हूँ। आपकी बात से एजेंट है, खुले आपकी कैसे बात घूम से रहे मैं हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। इसमें एक सवाल जोड़ता हूँ मैं आपका मैं सवाल एक जोड़ता हूँ आचार्य जी। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं खुद, मैं और बहुत सारे लोग टीवी पैनल पे बैठते हैं, जहां पे अगर कहीं भी कर दिया जाए सरकार से, हम देशद्रोही हो जाते हैं, मैं पाकिस्तानी बना दिया जाता हूँ, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम जैसे ये लाउड पॉलिटिक्स का जो प्रोग्राम कराते हैं अब, और लाउड इंडिया टीवी का जो हमारा मंतव्य है वो यही है कि जो एक थीसिस चल रही है, जिसको हम प्यार से गोदी मीडिया भी जानते हैं, तो कोई बात नहीं, हम उसका जो दूसरा पहलू है वो भी लोगों के सामने रखें। इसलिए आपने जो बात कही चीन को लेकर के, आचार्य जी, मैं एक सवाल दिमाग में, जहन में लेकर के आया हूं, आपके सामने पेश करता हूं, लोगों को जवाब मिलना चाहिए। मुझे याद है कि 2018 में वुहान शहर, जो बाद में कोरोना के लिए फेमस हुआ, वुहान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए। ये डोकलाम के बाद की बात है। और वहां पे राष्ट्रपति जिनपिंग, चीन के जो है, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। उस वुहान संधि में ये निकल के आया कि भारत और चीन की जो आर्मी है, फौज है, और डिप्लोमेटिक लोग जो हैं, वो LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जितने टेंशन है उनको प्यार मोहब्बत से समझा करके कम रखेंगे या नहीं रखेंगे। लेकिन इसके बाद हम देख रहे हैं कि जिन किस्म के हालात हैं, सवाल इस पे नहीं है आचार्य जी, सवाल इस बात पे है कि 2013 अगर हम याद करें, तो भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा मचाया हुआ था कि LAC पे क्या चल रहा है। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के MP और लीडर्स वो गए थे LAC के, यानी इंडो चाइना के जो बॉर्डर कहलाता है, वहां पे जाकर के देख के आए थे, हालात का मुआवजा देख करके समझ के आए थे कि हालात क्या है। अर्थात 2013 में उस समय की तत्कालीन भारत सरकार, जो कि मनमोहन सिंह जी चलाते थे, और उस समय जो सेना थी, वो विपक्ष को अर्थात भारतीय जनता पार्टी को लेके गई थी उस LAC पे दिखाने के लिए कि हालात क्या हैं। मेरा सवाल आज के मुद्दे के हिसाब से कि देश के हालात और कांग्रेस, आचार्य जी, कांग्रेस ये मांग क्यों नहीं कर रही है आज? देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को वहां जाना चाहिए, भेजना चाहिए सरकार को। सरकार की क्रेडिबिलिटी रहे देश में, ये तो इसका जिम्मेदारी तो सरकार की भी है। विपक्ष कहां तक है? विपक्ष जैसे ही सवाल उठाता है तो देश का पूरा मीडिया, जिसे आप मीडिया कह रहे हैं, वो विपक्ष से सवाल करता है कि चीन की सेना हमारे में घुसी, ये तुम क्यों कह रहे हो? अरे भाई, ये इसका क्या मतलब है? पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो यहाँ ना तोप बनती थी ना तमंचे बनते थे। चीन से युद्ध, भारत की सेना वहां 303 की राइफल लिए सिपाही बर्फ में दब के गोली चलाते रहे। वो गीत हम सुनते थे जब छोटे थे, नेहरू जी भी उस पर रोए थे, जो खून गिरा पर्वत पर वो हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, लता जी ने गाया था। कितनी कितनी दर्दनाक घटनाएं थी वो। लेकिन जब चीन हमारे देश की कुछ उस भाग पे कब्जा हो गया तो हम कोई देश में कोई आदमी ये थोड़ी कहता है कि उस समय की जो हमारी सेना थी वो निकम्मी थी, या सेना के जवानों पर कोई सवाल कर सकता है क्योंकि उन्होंने अपनी शहादत दी। लेकिन जो चीन ने वो हमला किया उसके लिए नेहरू जिम्मेदार बताते हैं, ये उसके लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार थे। और अगर अब हम ये कहते हैं या आप विपक्ष का नेता कहता है कि भाई ये 20 जवानों की शहादत हमारे घर में घुस के चीन ने कैसे करी, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसके लिए कहते हैं कि इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। अरे भाई, फिर इसके लिए भी प्रधानमंत्री को जिम्मेदार होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आप ये देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने कितनी बार कहा सी जिनपिंग मेरे मित्र हैं, कितनी बार कहा, कितनी बार कहा। तो ये जो तमाशा हो रहा है, क्या शी जिनपिंग को फोन किया प्रधानमंत्री ने पिछले 4 महीने में? क्यों नहीं पूछा एक फोन करके कि मिस्टर जिनपिंग ये क्या हो रहा है, ये तमाशा क्या है? नहीं पूछा। आप एक तरफ कहते हैं दुनिया में हमने सबसे अच्छे रिश्ते किए, भाई चीन से आपके रिश्ते खराब हैं बहुत ज्यादा, या आपके टॉकिंग टर्म्स नहीं है, तो वो देश के सामने बताएं कि मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूं, मैं उससे बात नहीं करूंगा। अब एक तरफ कहते हैं कि आपके दोस्त हैं, दूसरी तरफ कहते हैं वो आपके दुश्मन है, आप बात नहीं करते हैं। नेपाल हमारा है,
स्वाभाविक मित्र है, उससे भी आपके संबंध ठीक नहीं है। पाकिस्तान से जो रिश्ते हैं वो जाहिर हैं। आप कहते हैं पाकिस्तान को रोज ठोक दिया, पाकिस्तान थरथरा रहा है, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांग रहा है। पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांगे, पाकिस्तान की हैसियत क्या है? लेकिन पाकिस्तान के लेवल पे हम अपने आप को क्यों लाना चाहते हैं? बिल्कुल। चीन, हाँ, मीडिया में कभी कभी वो हेडलाइन देखता हूँ, गिड़गिड़ा रहा है चीन, थरथरा रहा है चीन। अरे भाई, चीन एक तरफ कहते हो चीन हमारी सीमाओं में घुसा नहीं, दूसरी तरफ कहते हो कि हम खदेड़ करेंगे। ये क्या तमाशा हो रहा है? देश की जनता को इतना बनाया जा रहा है। मैं कभी कभी बहुत परेशान होता हूँ। मैं इतना परेशान होता हूँ कि कोई घर का छोटा मोटा मेंबर, बच्चा या छोटा मेंबर अगर घर को धोखा दे तो समझ में आता है, छोटा स्वार्थ हो सकता है। घर का मुखिया घर को धोखा दे, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ये मेरी समझ में। आचार्य जी की बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है आचार्य जी आपकी। और मैं इसी में एक बात दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि 1960 के दशक में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हो रहा था, आज तो युद्ध भी नहीं हो रहा है, जब युद्ध हो रहा था तब अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद के अंदर डिमांड करी थी और कहा था कि डिबेट होनी चाहिए। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने डिबेट होने भी दी थी। तो वो एक जमाना था। आज डालडा का जमाना आ गया है, असली घी नहीं रहा। लेकिन इस बात को जोड़ करके मैं 2 कदम आगे चलता हूं आचार्य जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स की। तो शुरुआत में ये जो भयंकर महामारी कह लें, काल कह लें, कोरोना काल, जिसके अंदर 50 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मरीज भारत में हो चुके हैं, वो 18 दिन की महाभारत को दिखा करके 21 दिन में जीत करने वाले धुरंधर मोदी जी, ये सब जो झूठ आ करके रात को 8 बजे 4 बजे शाम को, और वो थाली बजाओ और ताली बजाओ, ये जितना भी था, और 2 लाख बेड की तैयारी हो गई। आज की तारीख में भारत के सरकार के आंकड़े हैं कि 80,000 से ज्यादा कोरोना मृत्यु हो चुकी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस पे कब स्टर्न बिहेवियर लेके, यानी कि इसके सामने भारत सरकार को सिर्फ बातों में नहीं घेरना है। अगर लाखों करोड़ों लोग इससे असरग्रस्त हैं और अब 80,000 के आसपास कोरोना मृत्यु है, क्या ये सिर्फ फेलियर कह के मोदी सरकार का हमें छोड़ देना है? क्योंकि मेरी तो जिंदगी का ये तजुर्बा रहा है आचार्य जी कि अगर किसी कंपनी के अंदर सेल्स मैनेजर यदि ये सेल्स खराब कर दे साल भर की, तो मालिक उसको वहां से निकाल देता है, उसको ठीक करने के लिए नहीं कहता। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस चीज? देखिए, हालात ये है कि जब कोई सुनना नहीं चाहता है तो समझेगा कैसे? कांग्रेस क्या कहना चाहती है, देश के बाकी नेता क्या कहना चाहते हैं, स्पेशलिस्ट क्या कहना चाहते हैं, एक्सपर्ट्स क्या कहना चाहते हैं, वो किसके माध्यम से सुना जाएगा? मीडिया के माध्यम से। मीडिया इस देश का सबसे बड़ा शत्रु है। इतिहास में आप ये दर्ज होगा कि जब देश के साथ धोखा हो रहा था तो देश को सच बताने का काम मीडिया का था, जिसने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। इसका मतलब है कि मीडिया सरकार की इस साजिश में शामिल है, पहली बात। दूसरी बात, आप मेरी बात सुनेंगे ही नहीं तो समझेंगे कैसे? सुनाने का काम जिसका है वो माध्यम चौपट हो चुका है, गुलाम हो चुका है। सब ढोल बजा रहे हैं, राजा का जन्मदिन है ढोल बजाओ, राजा का जन्मदिन है, नहीं राजा का जन्मदिन मेरा डिस्कनेक्ट है आप नहीं, ठीक, वो आज बेरोजगार दिवस मनता रहे, लेकिन मेरा आपकी इस बात से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है। मैं इस बात को अलग तरीके से आपके सामने दोबारा पेश करता हूं। आपने कहा मीडिया जो है वो भारत का इस समय सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि मीडिया जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है वो सच से कहीं परे है। आपने ये भी कहा कि अगर हम कुछ बोलते भी हैं सही तो लोग सुनते कहाँ हैं, क्योंकि पहुंचाने वाले भी गलत पहुंचाते हैं। मेरा सवाल यह है कि हजारों साल की सभ्यता में चलते हुए पिछले 10 सालों के अंदर क्या हमारा व्यक्तिगत तौर पे डीएनए इतना कमजोर हो गया है कि लोग जो हैं इतने बदल गए हैं कि वो सुनना नहीं चाहते, या फिर क्योंकि एक तरफ जो दुश्मन जिसको कहा जा सकता है
वो ढोल नगाड़े बजा रहा है, तो हमारे पास क्या कुछ है ही नहीं ढोल बजाने के लिए? हमारे पास यानी कि कांग्रेस के पास काउंटर क्या होगा आपके? आप कैसे इसको ओवरकम करेंगे? देखिए देखिए, जनता को जागृत करने के दो माध्यम है। पहला है मीडिया। मीडिया टोटली वन साइडेड हो चुका है। मैं दोबारा अपनी बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मीडिया सच को जनता तक जाने नहीं दे रहा है। दूसरा माध्यम होता है जन आंदोलन। जन आंदोलन करने की हिम्मत विपक्ष में है नहीं। मैंने कई बार ये बातें उठाई हैं कि जनता के बीच में जाकर के जन आंदोलन खड़ा किया जाए, जन जागृति पैदा की जाए, क्योंकि उनके साथ नहीं 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 नहीं, आपने अभी बहुत एक इंपॉर्टेंट बात करी, मैं रोक रहा हूं बीच में आपको। आपने कहा कि आंदोलन करने की क्षमता विपक्ष में नहीं है, क्या मैंने सही सुना? मैंने आपको ये कहा कि जनता को जागृत करने के दो माध्यम है। पहला मीडिया, जो वन साइडेड हो चुका है, एक पार्टी बन चुका है, सच को जनता तक जाने नहीं देना चाहता है। दूसरा पक्ष जन जागृति करने के लिए जन आंदोलन करने का साहस नहीं जुटा पा रहा है और उसमें क्षमता भी नहीं है, क्योंकि विपक्ष टोटली बिखरा हुआ है। टोटली बिखरा हुआ है। कुछ विपक्ष के नेता हैं जो सीबीआई और ईडी से डरे हुए हैं, वो जनता जन आंदोलन का बीड़ा उठा नहीं रहे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जनता सुनना नहीं चाहती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, जिनकी आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन मैं निराश नहीं हूं, मैं हताश नहीं हूं। इस देश को जब एक आवाज की जरूरत थी, तो इस देश को गांधी की आवाज मिली, सुभाष की आवाज मिली, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की आवाज मिली, इस देश को पंडित नेहरू की आवाज मिली, फिर इंदिरा गांधी की आवाज मिली। और इमरजेंसी के बाद इस देश को जागृत होने की आवश्यकता थी, तो जयप्रकाश नारायण की आवाज मिली, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज मिली। ऐसे ही इस देश को अब एक आवाज की जरूरत है, और मुझे लगता है कि वो आवाज मिलेगी। जन आंदोलन ही जन क्रांति बनेगा, और जब क्रांति आएगी तो ये जितने भी सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए निकम्मे, झूठे, नकारा और देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग काबिज हैं, इनका तख्ता पलट होगा, ये मेरा विश्वास है। लेकिन आज देश को एक बहुत बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता है, और मेरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी उस जन आंदोलन को खड़ा करने की दिशा में सोच रही है। बहुत बढ़िया आचार्य जी, समय का ध्यान रखते हुए अंतिम दो सवाल मेरे पास आपके लिए हैं। पहला सवाल ये है कि -23.9 की तिमाही जीडीपी जो हम लोगों ने सुनी, और अरुण कुमार जी को सुना जाए समझा जाए तो -40, तो ये एक बात क्लियर हो गई है कि इस लॉकडाउन के चलते, जो कि बेसिर पैर का लॉकडाउन था, मेरा मानना ये है तरीके से भी नहीं था और सलीके से भी नहीं था। मेरा मानना ये है कि भारत सरकार आज की तारीख में कंगाल है, इसके पास 10 पैसे नहीं है, उधार मांग मांग के खुद की रोटी चला रही है। जिस तरीके की इकोनॉमी डाउनफॉल है, जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग से लेके होटल इंडस्ट्री से लेके एयरलाइन इंडस्ट्री से लेके हर इंडस्ट्री गर्क में जा चुकी है मेरे मानने के हिसाब से। अगर कांग्रेस कल सुबह शासन में आए तो आपके पास कोई गुरु मंत्र है क्या इसको ठीक करने का? देखिए निशांत जी, ये बहुत बड़ा अहम सवाल आपने किया है, और मेरे जवाब को आप रिकॉर्ड करके रखिएगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज करके रखिएगा। मेरा एक सवाल है कि जितने ये पीएसयू पंडित नेहरू ने और इंदिरा गांधी ने खड़े किए, यदि ये घाटे के सौदे हैं तो इन्हें बेचा क्यों जा रहा है, लिया क्यों, खरीद कौन रहा है? कोई घाटे का सौदा खरीदता है क्या? यदि ये घाटा दे रहे हैं तो जो खरीदने वाला है वो घाटे का सौदा क्यों करेगा? और अगर ये लाभ के सौदे हैं तो ये बेचे क्यों जा रहे हैं? एक बड़ा सवाल। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप रेलवे को प्राइवेट हाथों में दे दो, मेडिकल को प्राइवेट हाथों में दे दो, एयरलाइन को प्राइवेट हाथों में दे दो, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को दे दो। आज देश की हालत पता क्या है? एक आदमी को अगर कोरोना हो गया
तो वो सरकारी अस्पताल में तो धक्के खाएगा, जगह नहीं है, मर जाएगा। सरकार ने कोरोना पेंडेमिक को इस तरह से पेश किया है। अब जिस तरह सरकार ने आंखें बंद की हैं कोरोना से, मैं कहना चाहता हूं 1000-2000 पेशेंट 2 महीने 3 महीने देश बंद रहेगा, और 1 लाख से ज्यादा हैं, 50 लाख से ज्यादा, 1 लाख तो मौत हो चुकी हैं। घर घर में कोरोना का पेशेंट हो रहा है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो 15-15, 20-20 हजार रुपया पर डे मांग रहे हैं। इस कदर का भ्रष्टाचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर किट में भ्रष्टाचार, दवाइयों में भ्रष्टाचार, लूट रहे हैं। ये इस देश की जनता माफ नहीं करेगी। दूसरी बात अब मैं कहना चाहता हूं कि ये जितने पीएसयू बेचे जा रहे हैं, अगर कांग्रेस की सरकार आई तो इन सब के सौदे रद्द किए जाएंगे। ये आज मेरी बात को नोट करना, सबके सौदे रद्द किए जाएंगे। इनकी सबकी सीबीआई और उच्च स्तरीय जांच होगी कि ये सौदे हुए क्यों थे, इनको बेचा क्यों जा रहा है। ये रेलवे स्टेशनों को बेचोगे आप? आपने खुद कहा था, आपने खुद ऐलान किया था देश के प्रधानमंत्री ने कि हम रेलवे को प्राइवेट हाथों में नहीं दे सकते। आपने खुद कहा था। आज आप सबको बेचने को, आपने बनाया कुछ नहीं, बेचे जा रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, इन सब सौदों की जांच होगी, और ये सब सौदे लेने वाले कान खोल के सुन लें, ये सब करार रद्द किए जाएंगे। बहुत बढ़िया आचार्य जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है, नहीं होने दिया जाएगा। ये सब कुछ जनता का है, सब कुछ देश का है। देश के साथ गद्दारी कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। देश की संपत्ति को देश का ही रहने दिया जाएगा। देश की संपत्ति को किसी भी शर्माएदार के हाथों हम नहीं सौंप सकते हैं, किसी कीमत पे नहीं सौंप सकते। हम सब इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और ये सौदे एक दिन रद्द होंगे। आचार्य जी, आपसे अंतिम सवाल ये है, और ये सवाल करोड़ों करोड़ों भारतीयों के मन में है, जुबान पे लाने की कोई हिम्मत नहीं करता है। मैं पूछता हूं आपसे आज, जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में, खास करके जब से मोदी सरकार है, एक चीज भारत में देखी गई है कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई रीजनल क्षेत्रीय पार्टी हो, उनके नेताओं को जो अच्छे काम करने की हिम्मत रखते हैं, बात करने की, जैसा आपने प्रोग्राम में भी कहा, ईडी, सीबीआई या कोर्ट के माध्यम से, प्रोसिक्यूशन के माध्यम से इन्हें डरा के रखा जाता है। कहीं जेल में डाल दिया जाता है, कहीं बेल नहीं होने दी जाती है। यूएपीए जैसा एक अच्छा कानून जो पहले आया था, उसको खुद के फायदे के लिए कितना आगे तक मोड़ दिया जाता है। अर्थात ये जो इस समय की सरकार है, ये बेनितो मुसोलिनी से लेकर के एडोल्फ हिटलर से लेकर जितनी भी सीख मिली है उस तरफ की, उसको आज अपना करके विपक्ष को जीवित तो रखना चाहती है, लेकिन इस हद तक कमजोर कि वो चल ना पाए। इस बात को समझते हुए मेरा आपसे सिर्फ एक बहुत छोटा सा सवाल, 2002 के गुजरात के दंगों के असली जुर्म करने वाले क्रिमिनल्स को 2004 से लेके 2014 के बीच में क्या यूपीए उन्हें सजा दिलाने में नाकामयाब रही? आज इस बात का मलाल है। देखिए, सच बात यह है कि यूपीए में भी कुछ लोग भाजपा के एजेंट थे। उन्होंने उस वक्त यूपीए की सरकार को गुमराह किया। और राजनीति में, सियासत में षड्यंत्र होते हैं, ऐसा होता है। विपक्ष के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि विपक्ष जो है, जिस तरह धर्म का विषय है, वो धर्म को बेमतलब बीजेपी के हिस्से में डाल देता है, भगवा का विरोध करता है। भगवा तो हमारी संस्कृति का रंग है, भगवा तो हमारे झंडे में है। भगवा बीजेपी का कलर नहीं है। बीजेपी के झंडे का कलर जो है वो बीजेपी का होगा, लेकिन हम बीजेपी का विरोध करते करते भगवा का विरोध करना शुरू कर देते हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता है। बीजेपी ये कहती है कि देखिए, ये तो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। दूसरी बात, यही राम मंदिर पे मुद्दा आया, यही 370 पे आया, यही भारत पाकिस्तान पे आया,
मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान जिन्ना को अपना आइडियल नहीं मानता, लेकिन ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ करके हिंदुओं को भड़काते हैं। तो ये इनका षड्यंत्र है, लेकिन इनके इस जाल में पूरा विपक्ष फंसता है, पूरा विपक्ष फंसता है। हमें लड़ाई बीजेपी से लड़नी है या हिंदुत्व से? हम भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत सब धर्मों का समान सम्मान करता है, लेकिन भारत में हिंदू होना कोई गुनाह तो नहीं। लेकिन विपक्ष ने क्या काम करना शुरू किया कि हिंदू नाम से ही नफरत होनी शुरू हो गई थी इनको। ये गलत कदम था, भगवा से दूर जाने लगे, गलत कदम था। वंदे मातरम तो हमारी आजादी का नारा है, मौलाना आजाद ने लगाया वंदे मातरम, मातृभूमि वंदनीय है। फेनेटिज्म जो है वो इस देश के खिलाफ है, फेनेटिज्म इस देश का दुश्मन है, चाहे वो किसी भी तरह का फेनेटिज्म हो। एक धर्म का फेनेटिज्म स्वीकार किया जाएगा, दूसरे धर्म का फेनेटिज्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है। भारत क्या है, किसी भी तरह का फेनेटिज्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम हिंदू हैं, हम अपनी आस्था का सम्मान भी करें और अपनी आस्था के आधार पर अपनी पूजा पद्धतियों को पूर्ण करें, यह हमारा धर्म है। ऐसे ही हम मुसलमान हैं, हम अकीदे को लेकर के चलें, लेकिन हम जब सड़क पे चलें तो हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं। वंदे मातरम और जय हिंद हमारा गौरव है, भारत माता की जय बोलना हमारा गौरव है। विपक्ष ने भारत माता की जय बीजेपी को दे दिया, विपक्ष की गलतियां ये अज्ञानता विपक्ष की। वंदे मातरम बीजेपी का हो गया, गांधी का चश्मा, गांधी की हत्या करने वालों ने गांधी को अपना लिया और विपक्ष खड़ा देखता रह गया। मैं बड़ी कड़वी बातें कर रहा हूं। सरदार पटेल जिन्होंने आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया, सरदार पटेल भाजपा के कैसे हो सकते हैं? सरदार पटेल कांग्रेस के हैं, गांधी कांग्रेस का है, गांधी की विचारधारा कांग्रेस की है, कांग्रेस की विचारधारा गांधी की विचारधारा है। जिन्होंने गांधी की हत्या की आज वो गांधी को बेच रहे हैं और पूरा विपक्ष देख रहा है। जिन्होंने सरदार पटेल का हमेशा विरोध किया, सरदार पटेल ने जिन पर प्रतिबंध लगाया, वो पटेल का नाम लेकर के दुकान चला रहे हैं, हम देख रहे हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, ये नारे लगा करके हमने अंग्रेज भगा दिए, लेकिन हमने इन नारों से परहेज किया। यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। अब हम इस स्टेज पे खड़े हैं, मैं सारे तमाम आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एंटायर विपक्ष को और सारे देशवासियों को हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं। कोई राजनीतिक पार्टी बड़ी नहीं है, सियासत और सत्ता छोटी है, देश बड़ा है। देश रहेगा तो सियासत रहेगी, देश रहेगा तो सत्ता रहेगी, देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। इस देश की सोचो, देश को बचाओ, देश को ताकतवर करो। जय हिंद, थैंक यू। आचार्य जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें करी, आज के हालात और कांग्रेस, इस बात के ऊपर आपने लोगों को बताया। मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने कीमती समय निकाला, लाउड इंडिया टीवी के लाउड पॉलिटिक्स में जुड़े। मैं आशा करता हूं कि आपने जितनी बातें करी मेरे जहन में उतरी, लोगों के जहन में उतरेगी। और क्योंकि अब आप खास सलाहकार भी हैं एडवाइजरी काउंसिल में प्रियंका जी के, तो मैं देख पा रहा हूं कि शायद कुछ कई तरीके से आप बेहतर सलाहों के चलाते लाएंगे कांग्रेस को ऊपर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं लाउड इंडिया टीवी की तरफ से, आचार्य प्रमोद कृष्णन। मैं अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वहन करूंगा जो मुझे जिम्मेदारी दी है, लेकिन मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके साथ मुझे वार्ता करने का। आप जैसा विद्वान व्यक्ति, आप जैसा निर्भीक व्यक्ति, आप पे भी बहुत हमले होते हैं, आपको भी देशद्रोही कहा जाता है, पाकिस्तानी कहा जाता है, मैं देखता हूं टेलीविजन पे, एजेंट कहा जाता है, जबकि सच मायने में जो सच बोलता है, जो सच सुनने की हिम्मत रखता है, वही देशभक्त हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जो आज हमारे साथ लाउड इंडिया टीवी के लाउड पॉलिटिक्स में जुड़े। मुद्दा कठिन था, कांग्रेस पे सवाल थे, दागे गए, उन्होंने बिना भयभीत हुए जवाब दिए। उन्होंने सच बताया कि किस तरीके से कांग्रेस या विपक्ष दब गया है, उसको उठाने का, उभारने का क्या तरीका अपनाना चाहिए। मेरे ख्याल से अब जब से वो प्रियंका गांधी जी के खास सलाहकार बने हैं, मेरे ख्याल से बदलाव आपको और आते हुए दिखेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। बहुत जल्द
हम नए प्रोग्राम को लेके कल हाजिर होंगे लाउड इंडिया टीवी के लाउड पॉलिटिक्स में निशांत के साथ 4 बजे की चाय में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।